वेलकम बैक टू माय चैनल। हम अपनी प्रजातियों से संबंधित सीरीज को आगे बढ़ाते हुए बद्दू जनजाति से संबंधित इम्पोर्टेंट तथ्यों को अपनी क्लास में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। तो आज की क्लास में हम बद्दू जनजाति का निवास क्षेत्र, उसके आर्थिक जो संगठन है और उनका जो भोजन है, इससे संबंधित इम्पोर्टेंट तथ्य जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, जो बद्दू जनजाति है, इस बद्दू जनजाति का सबसे पहले जान लेते हैं कि निवास स्थान कौन सा है। तो देखिए, जो हमारी बद्दू जनजाति है, ये अरब प्रायद्वीप, जो हमारा एशिया है, इस एशिया में अरब प्रायद्वीप में रहने वाली एक जनजाति है। और ये जो जनजाति है यहाँ पे, ये हमारा अरब प्रायद्वीप है। और इस अरब प्रायद्वीप में दो डेजर्टेड रीजन है, दो मरुस्थल है, एक चट्टानी मरुस्थल है और एक रेतीला मरुस्थल है। ये जो है ऊपर वाला जो भाग है, इसको हमद मरुस्थल कहते हैं और नीचे वाला जो ये भाग है, इसको नफद मरुस्थल कहते हैं। तो ये जो हमद मरुस्थल है, ये चट्टानी मरुस्थल है जिसमें ग्रीष्म काल में थोड़ी बहुत घास जो है वो उग जाती है। और दक्षिण में दक्षिणी भाग जो है ये नफद मरुस्थल है। और नफद मरुस्थल जो है ये एक रेतीला मरुस्थल है जिसमें जो बद्दू जनजाति है ये शीतकालीन प्रवास करती है। अब देखो, जो हमारी बद्दू जनजाति है ये घुमंकू जनजाति है, घुमक्कड़ जनजाति है, जो पशुओं के लिए खाना और चारे की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है मूव करती रहती है, प्रवास करती रहती है। तो ये स्थानांतरण करती रहती है। जब ग्रीष्म ऋतु आती है, गर्मी की ऋतु आती है, तो ये जो उत्तरी भाग है, यहाँ पे थोड़ी बहुत वर्षा हो जाती है क्योंकि ईरान से दक्षिणी का भाग है। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत वर्षा जब हो जाती है तो गर्मियों में यहाँ पे थोड़ी बहुत छोटी छोटी घास उगाती है, जिसके कारण से ये जो हमारी बद्दू जनजाति है, ये ऊपर जो नॉर्थ वाला जो हमारा यहाँ पे डेजर्टेड रीजन है, जो कि चट्टानी मरुस्थल है, इस चट्टानी मरुस्थल में प्रवास कर जाती है, स्थानांतरण कर जाती है। लेकिन जैसे ही शीतकाल शुरू होता है तो ये लोग जो है दक्षिण में नफद मरुस्थल में प्रवास कर जाते हैं। तो यहाँ पे शीतकालीन जो प्रवास होता है ये दक्षिण की तरफ नफद मरुस्थल में होता है, जबकि गर्मियों में ये लोग उत्तर की तरफ हमद में प्रवास कर जाते हैं। तो देखिए, ये जो जनजाति है बद्दू, बद्दू का मतलब ही खानाबदोश है। खानाबदोश मतलब ये लोग जो है पशुओं की चारे और भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते हैं। घुमक्कड़ एक प्रजाति है ये। तो देखिए, जो ये प्रजाति है बद्दू, इसकी शारीरिक संरचना कैसी है, बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है। तो ये लोग जो है, इनका जो कद होता है 160 to 167 सेंटीमीटर की हाइट इनकी होती है। इनका जो चेहरा होता है वो लंबा होता है, इनके जो बाल होते हैं वो काले होते हैं। अगर देखेंगे तो इनका जो रंग होता है ये पीलापन लिए हुए होता है। तो हल्का हल्का जो आपका पीलापन लिए हुए इनका कलर होता है। और ये प्रजाति भूमध्य सागरीय और आर्मीनाइट प्रजाति जो है, इनका मिश्रण देखने पर प्रतीत होती है। तो इन दोनों प्रजातियों का मिश्रण के रूप में जो है ये प्रजाति जो है वो होती है। अब देखिए, जो भोजन है, बद्दू लोगों का भोजन क्या है। अब देखिए, बद्दू जो है, बद्दू जनजाति बुद्दू जनजाति का प्रमुख जो व्यवसाय है ये पशुपालन है। और ये लोग पशु पर ही निर्भर होते हैं। तो इनका जो भोजन है, भोजन में ऊँटनी का दूध जो है ये बहुत ज्यादा सर्वप्रिय माना जाता है। और ऊँटनी के दूध से बने हुए सामान जैसे दही है, पनीर है, मक्खन है, और जो ऊँटनी का दूध है इसका कच्चा सेवन भी किया जाता है। तो ऊँटनी का दूध और दूध से बना हुआ सामान ये लोग प्रयोग करते हैं। और ये लोग जो है मक्का की रोटी और मक्का की रोटी के साथ साथ जानवरों का मांस खाना भी ये लोग पसंद करते हैं। और इसके बाद हम देखेंगे कि मेहमानों को, यहाँ जो मेहमान आते हैं उन मेहमानों को कहवा पिला करके उनका सत्कार किया जाता है। तो इनके भोजन में ऊँटनी का दूध सर्वप्रिय होता है। और ये जो है ऊँटनी के दूध को कच्चा भी पीते हैं और इससे जो मिल्क प्रोडक्ट है हमारे, उनका भी प्रयोग ये लोग करते हैं। और इसके अगर देखोगे तो यहाँ पे मक्के की रोटी और जानवरों का जो मांस है वो कच्चा भी खाया जाता है। अब ये लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं, ये जिस क्षेत्र में रहते हैं यहाँ की जलवायु हम देखेंगे तो ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रफल है। तो ये उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र है। तो यहाँ की जो जलवायु है वो अत्यधिक गर्म है। और अत्यधिक गर्म जलवायु के कारण यहाँ के जो लोग हैं ये सूती वस्त्रों का प्रयोग करते हैं। और सूती वस्त्रों
वस्त्रों के साथ साथ इनके जो कपड़े होते हैं ये ढीले ढाले होते हैं, ढीले ढाले और बहुत ही अगर आप देखोगे तो लूज और हल्के होते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो पुरुष होते हैं ये कुर्ता पजामा पहनते हैं और कुर्ता पजामे के ऊपर एक बड़ा सा चोंगा पहन लिया जाता है। तो यहाँ पे शीतकाल में जैसे ही सर्दियाँ पड़ती है, सर्दियाँ जब इस क्षेत्र में पड़ती है तो तापमान बहुत अधिक गिर जाता है, क्योंकि ये वो भाग है जहाँ पे बादल नहीं बनते, सूर्य की किरणें आती है और आने के बाद में दिन में सूर्य की किरणें आती रहती है, तापमान यहाँ पे ज्यादा हो जाता है। और जैसे ही रात होती है तो रात में जो हमारी पृथ्वी दीर्घ तरंगें छोड़ती है तो दीर्घ तरंगों के रूप में सीधा वो शून्य में चली जाती है, तो तापमान बहुत ज्यादा गिर जाता है। तो देखेंगे तो सर्दियों में ये लोग भेड़ के बालों से बनी हुई जैकेट का प्रयोग करते हैं और इनके सिर पर टोपी, ये लोग सिर पर टोपी और पगड़ी का प्रयोग करते हैं और इनकी जो टोपी होती है वो आगे से नुकीली भी होती है। तो यहाँ पे जो नुकीली कैप है या पगड़ी है, इस पगड़ी का प्रयोग ये लोग धूप से बचने के लिए करते हैं, क्योंकि ये वाला क्षेत्र जो है अत्यधिक गर्म मरुस्थल है और ये गर्म मरुस्थल यहाँ पे तापमान भी अधिक है और तापमान अधिक होने के कारण से ये लोग सर पर टोपी पहनते हैं और टोपी का प्रयोग धूप से बचने के लिए किया जाता है। अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो स्त्रियां हैं ये मुलायम, ढीले ढाले और हल्के कपड़े पहनती है और पुरुष जो है वो एक लंबा चोगा पहनते हैं, व्हाइट कलर का एक चोगा होता है। और इसके बाद देखिए इनका जो व्यवसाय होता है, इनका प्रमुख व्यवसाय पशुपालन होता है और पशुपालन में भी इनके जो प्रमुख पशु होते हैं ये होते हैं ऊंट, भेड़, बकरियां और घोड़े। इनकी जो प्रमुख संपत्ति होती है ये भी ऊंट ही होता है और जिसके पास, क्योंकि इनका जो प्रमुख जो पशु है ये ऊंट है और जिसके पास जितने अधिक ऊंट होते हैं उसको उतना अधिक संपन्न माना जाता है और जिसके पास जो ऊंट की संख्या कम होगी वो उतना ही आर्थिक रूप से कमजोर माना जाता है। तो ये ऊंटों की, जानवरों की संख्या इनके आर्थिक स्तर को दिखाती है। जिसके पास जितने अधिक जानवर होते हैं, जानवरों में भी ऊंट प्रमुख है, तो जिसके पास जितने अधिक ऊंट होते हैं वो उतना ही समृद्ध और आर्थिक रूप से संपन्न होता है। तो इनकी समृद्धि का जो प्रतीक होता है ये ऊंटों की संख्या होती है और महत्वपूर्ण पशु भी ऊंट होता है, क्योंकि ये रेगिस्तानी एरिया है, यहाँ पे मरुस्थलीय एरिया है और मरुस्थल में जो ऊंट है, ऊंट को मरुस्थल का जहाज कहा जाता है, क्योंकि जो ऊंट है ऊंट के पैर गद्देदार होते हैं जो कि रेत में दबते नहीं है और ये जो ऊंट है ये काफी लगभग 2 हफ्तों तक जो है ये प्यासा रह सकता है और बहुत जो लंबा सफर है ये तय कर सकता है। तो जिसके कारण से यहाँ पे ऊंट जो है ये प्रमुख पशु माना जाता है और क्योंकि खाद्य पदार्थों में भी ये लोग ऊंट का प्रयोग करते हैं और जो ऊँटनी का जो दूध निकालने का कार्य करता है उसको रुवाला कहा जाता है। तो जो दूध निकालता है तो उसको रुवाला कहते हैं ये लोग। नेक्स्ट देखिए इनका जो घर होता है ये किस प्रकार का घर होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बद्दू जनजाति जो कि अरब के बद्दू है, ये अरब के बद्दू मरुस्थलीय एरिया में रहते हैं और इस बद्दू का मतलब ही खाना बदोश होता है। तो ये लोग एक स्थान पर स्थायी घर बनाकर नहीं रहते हैं, क्योंकि ये गर्मियां जब आती है तो हमद में चले जाते हैं और जैसे ही सर्दियां शुरू होती है तो नफर मरुस्थल में की तरफ जो है ये प्रस्थान कर जाते हैं। तो ये एक भ्रमणशील प्रजाति है और भ्रमणशील होने के साथ साथ ये लोग जो है ये अस्थायी रूप से घर बना करके रहते हैं और उनके जो घर होते हैं ये जानवरों की खाल और जो कपड़ा है ये कपड़े से बने तंबू होते हैं, तंबू को एक साथ ये लेके अपने साथ लेके चलते हैं जहाँ पे इनको रुकना होता है। तो वहीं पर तंबू जो है वो लगा दिए जाते हैं और तंबू लगाने के बाद में उसमें सेपरेशन कर दिया जाता है। और सेपरेशन क्यों करते हैं, क्योंकि इनके जो पुरुष है, बच्चे हैं, स्त्रियां हैं वो ये सेपरेट किए गए, जो इनका तंबू का जो विभाजन किया गया है इसमें अलग अलग भाग में रहते हैं। तो तंबू को खंडों में विभक्त कर दिया जाता है जिसमें बच्चे, स्त्री और पुरुष जो है वो अलग अलग रहते हैं। अब मध्य में मुखिया का तंबू होता है और ये जो मुखिया है, मुखिया का तंबू बीच में होता है और यहाँ पे जो मुखिया होता है ये सभी जो आपके तंबू लगाए गए हैं, जो यहाँ पे तंबू को लगाने का कार्य कर रहा है, इसमें प्रमुख जो भूमिका होती है ये मुखिया की होती है और मुखिया सभी समूहों का एक शेख कहलाता है। तो शेख को, ये मुखिया को शेख के नाम से बुलाते हैं, शेख के नाम से इनको संबोधित किया जाता है। और ये जो तंबू लगाने का कार्य है, ये तंबू लगाने का कार्य स्त्रियां ही करती है और इसको निकालने का काम भी स्त्रियां ही करती है। नेक्स्ट आता है इनका सामाजिक संगठन, कि इनका जो
सभ्यता का स्थान सर्वोपरि होता है। और जो यहाँ पे रक्त संबंध है वो भी बहुत ज्यादा सुदृढ़ होते हैं और शक्तिशाली होते हैं। यहाँ पे जो विवाह किया जाता है ये एक ही गोत्र में नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे जो बहन है, रक्त संबंध के रूप में बहन को छोड़ करके ये लोग किसी भी स्त्री के साथ विवाह संबंध संपन्न कर सकते हैं। इस्लाम धर्म को ये लोग मानते हैं और इस्लाम धर्म को मानने के साथ साथ मुखिया, जो यहाँ पे जो मुखिया होता है ये सभी समूहों का एक प्रमुख व्यक्ति होता है जिसको ये शेख के नाम से संबोधित करते हैं। और यहाँ पे ये क्योंकि मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग हैं तो यहाँ पे बहु विवाह प्रथा भी प्रचलित है। और बहु विवाह प्रचलन के साथ साथ ये लोग 4-4 शादियां भी करते हैं। और शादी के साथ आप देखोगे तो यहाँ पे जिसकी जितनी शादियां होती है वहाँ आपकी जो पशुओं की संख्या है वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो कार्य है इन लोगों का, जब कार्य है या जाति है वो कर्म आधार पर की जाती है। कि जो लोग जो है लोहे का काम करते हैं या किसी चीज को परिवर्तित करने का काम करते हैं तो उनको लोहार कहा जाता है। जो सैनिक के रूप में कार्य करता है उनको क्षत्रिय कहा जाता है। तो इस तरह से इनका जो कार्य है ये इनकी जाति के आधार पर या जाति जो सेवाएं हैं, सेवाओं के आधार पर इनकी जाति को निर्धारित कर लिया जाता है। और ये लोग वीर होते हैं, साहसी होते हैं। और साहसी के साथ साथ देखेंगे तो ये लोग युद्ध कौशल में माहिर होते हैं, लेकिन ये लोग बहुत ज्यादा ईमानदार भी होते हैं। लेकिन जब चारे की स्थिति, चारे की जो आवश्यकता इनकी होती है ये पूरी नहीं हो पाती तो चारे की कमी के रूप में ये लोग लूट मार भी करते हैं। हालांकि ये लोग बहुत ज्यादा ईमानदार होते हैं, लेकिन जब चारे की कमी होती है तो ये लोग लूटपाट करने से भी, चोरी करने से भी पीछे नहीं हटते हैं। लेकिन जो लूटपाट करने का कार्य है या चोरी करने का कार्य है ये चारे की कमी में ही किया जाता है। तो ये पशुओं के चारे के लिए ही ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते हैं। तो इनका जो प्रमुख जो पशु होता है ये ऊंट होता है, जिसके लिए ये लोग जो है, जिसके सहारे ये लोग रेगिस्तान में, मरुस्थल में एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण करते हैं। तो ये हमारी है बद्दू जनजाति जो कि अरब प्रायद्वीप के 2 प्रमुख मरुस्थलों में निवास करती है, हमद और नफद। ये ईरान का दक्षिणी भाग है और अरब प्रायद्वीप ये भाग है जहाँ पे बद्दू जनजाति का निवास स्थान है। तो इसी के साथ आज की हमारी ये क्लास समाप्त होती है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक